बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक साइंस, चंद दिन पहले आप सब लोग 9th क्लास के स्टूडेंट थे और बग़ैर इम्तहान के फ़िलहाल मैट्रिक क्लास में प्रोमोट हो चुके हैं। तो अब आप सब मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं। मैट्रिक क्लास आप लोगों के लिए बड़ी अहम और ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है कि आप लोगों ने 9th क्लास के इम्तहान नहीं दिए और जो अभी तक का प्रमोशन सेटअप है उसमें ये लगता है कि जो मैट्रिक क्लास में आपकी परसेंटेज आएगी वही 9th क्लास की परसेंटेज भी कंसिडर कर ली जाएगी। तो अगर आप 84 के स्टूडेंट थे पिछले साल और अभी जो हैं वो आप इस साल मेहनत खुदा न खास्ता नहीं कर पाते या आपके पेपर अच्छे नहीं होते और आप 75% एक्वायर करते हैं तो 9th की मार्कशीट भी 75% की ही बनेगी। तो अभी तक तो ये प्रमोशन पॉलिसी है। तो मैट्रिक क्लास इस वजह से बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती है कि अगर पिछला साल बुरा भी गुजरा था तो ये साल अच्छा गुजार के अपनी मैट्रिक की परसेंटेज जो है वो 9th की परसेंटेज के साथ कंपनसेट करके अच्छी बना सकते हैं। हम पढ़ेंगे क्या मैट्रिक क्लास के अंदर? मैट्रिक क्लास में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो 9 के बरखिलाफ़ मैथ, फिज़िक्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश का कोर्स कमोबेश वही कोर्स है जो कि आप मैट्रिक 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपकी प्रोस चेंज हो जाएगी, आपकी पोएम का हिस्सा चेंज हो जाएगा, नई पोएम्स आ जाएंगी, लेकिन आपको बोर्ड की तरफ से पर्चा लेने का तरीका, उसमें मार्क्स का क्राइटेरिया वो वही रहेगा जो कि 9th क्लास में था। उसी नंबर की उतने ही नंबर की ग्रामर आएगी और वही ग्रामर आएगी जो 9th क्लास में हुआ करती थी। टेंसेस हुआ करेंगे, आर्टिकल प्रीपोजिशन हुआ करेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ करेंगे। उतने ही नंबर के ऐसे आया करेगा, उतने ही नंबर के लेटर होंगे, एप्लीकेशन होंगे, वैसे ही क्वेश्चन आंसर प्रोस के होंगे और वैसे ही क्वेश्चन आंसर जो है वो पोएम के होंगे। कोई फ़र्क नहीं आएगा मैट्रिक के इंग्लिश के पेपर में 9 के ख़िलाफ़। अच्छा, उर्दू और इस्लामियात सिंधी और मुताला पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। सिंधी में बहुत कम कोर्स याद करने का था, किताब भी देखी थी, कितनी छोटी सी किताब थी। मैट्रिक उर्दू में आपको बहुत काम याद करना है और मैट्रिक उर्दू का कोर्स बहुत लंबा है। या मैट्रिक इस्लामियात को रख लीजिए, मैट्रिक इस्लामियात के अंदर भी बहुत काम याद करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही काम है जिस तरह आपने इंग्लिश मुताला पाकिस्तान में किया था, पाकिस्तान स्टडीज़ में किया था। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी अच्छा खासा काम याद करने का था। तो अब की बात डिस्क्रिप्टिव नोट्स और लंबा लंबा काम याद करना वो मैट्रिक उर्दू और इस्लामियात में होने वाला है। हमारा तरीक़ेकार मैट्रिक उर्दू में ख़ास तौर पे ये रहेगा कि आप में ये एबिलिटी या सलाहियत पैदा की जाए कि आप अपने तरीके से काम को लिख सकें। लाजमी तौर के ऊपर आपकी ज़बान के ऊपर इतनी मेहनत की जाए कि आप जो चीज़ लिखें वो एग्ज़ामिनेशन तरीक़ेकार के मुताबिक हो। तो क्लासेस के अंदर मेहनत इस बात के ऊपर रहेगी कि आप उर्दू में रट्टा लगाना ना सिखाया जाए, लेकिन उर्दू के अंदर जो है वो इस तरह का काबिल कर दिया जाए या ये सलाहियत पैदा कर दी जाए स्टूडेंट्स के अंदर कि वो अपने तरीके से लिख सकें। इस्लामियात में भी बहुत लंबा काम याद करना है, लेकिन इस्लामियात में सारा काम हिस्टोरिकल है, तारीख़ी है और फ़राइज़ से ताल्लुक़ रखता है या हकूक़ से ताल्लुक़ रखता है। उसमें ज़बान जो होगी वो कुरान और हदीस की ज़बान होगी। उसमें अपने पास से लिखना, जहाँ पे वजाहत का मरहला आएगा वहाँ पे तो अगर समझदार तालिब इल्म होगा तो वो वजाहत कर सकता है, लेकिन जो उसकी बुनियादी चीज़ है वो याद करनी पड़ेगी। ख़ासतौर पे वो हिस्सा जो कुरान का हिस्सा है वो तो पूरा याद करने का हिस्सा है। तो बहुत ज़्यादा काम याद करना पड़ेगा 9 के बरखिलाफ़ इस वक्त मैट्रिक क्लास में। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश ये 3 कंपलसरी थे। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, फिज़िक्स और मैथ्स। मैथमेटिक्स का लेक्चर कल आपको मिलेगा, तो मैथमेटिक्स के लेक्चर में कौन सा कोर्स पढ़ना है, कैसा कोर्स पढ़ना है, इम्तहान कैसा रहेगा, वो सब मैथमेटिक्स के टीचर सर दानियाल हैं, वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उर्दू और इस्लामियात का काम भी, इंग्लिश का काम भी। इंग्लिश के बाद मिस मरियम आरिफ आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। उर्दू के लिए आपको जो है वो सर मुस्तफ़ा आपको डिटेल वजाहत से समझाएंगे और सर मुबशर जो है वो इस्लामियात में आपकी क्लासेस देंगे। टाइम टेबल इसका आपसे शेयर किया जा चुका है, किस किस दिन किस किस लेक्चर की क्लास जो है वो अभी ऑनलाइन जो है आपसे शेयर की जाएंगी। मैट्रिक फिज़िक्स का हिस्सा तकरीबन पूरे साल मैट्रिक सेक्शन ए के साथ मैं कवर करूँगा, जब भी मैं इन क्लासेस को ऑनलाइन स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैट्रिक के सेक्शन ए के साथ ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा मैं कवर करूँगा। आप में से अक्सरियत जो है वो मुझसे वाकिफ़ होगी, मुज़म्मिल मेरा नाम है और मैं मैट्रिक फ़िज़िक्स की टीचिंग जो है वो अलीगढ़ कॉलेजिएट में जो है वो पिछले तकरीबन 20 ईयर्स से 20 सालों से कर रहा हूँ। ये कई सालों के बाद ये वो मरला है कि मैं मैट्रिक फ़िज़िक्स की क्लासेस को रिज्यूम कर रहा हूँ और मैट्रिक फ़िज़िक्स की क्लासेस मैं टीच करूँगा। तो पूरे साल आपका काम के तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो मुझसे पाला पढ़ना है इंशाल्लाह ताला।
जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस का मामला चलता रहेगा हमारा, और जब क्लासेस कोचिंग में रिज्यूम हो जाएंगी तो जब भी मैट्रिक फिजिक्स की क्लासेस जो है वो आपकी मैं ही कंडक्ट करूँगा। 8th क्लास तक हम लोगों ने जनरल साइंस पढ़ी। तकरीबन सब अच्छे स्कूलों से ताल्लुक़ रखते होंगे आप लोग, माशाल्लाह, अच्छी किताब पढ़ी होगी। प्राइवेट ऑथर होता है, कोई स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की किताब लगा देता है, कोई स्कूल इकरा पब्लिशर की किताब लगा देता है, लेकिन अमूमी स्कूल वाले अच्छी किताब लगाते हैं। हाँ, किसी सरकारी स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल में थे तो 8th क्लास की जनरल साइंस जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की है वो अच्छी किताब तो वो भी है, नॉलेज तो उसमें भी बड़ी है, लेकिन उसमें वो बातें ज़्यादा डिस्कस की गई हैं जो कि पुरानी थी। पढ़ाने वाले टीचर का भी बड़ा रोल होता है कि उसने कितनी वजाहत में आपको कोर्स पढ़ाया है। 8th क्लास की जनरल साइंस का जिक्र करना क्यों ज़रूरी था? कुछ लोगों ने 8th क्लास में जनरल साइंस नहीं पढ़ी होगी, उनके स्कूल वालों ने ये 9th क्लास की बुक केमिस्ट्री की, मैट्रिक क्लास की बुक फिज़िक्स की ये स्टार्ट करा दी होगी। उन्होंने 7th क्लास में आखिरी बार जनरल साइंस पढ़ी होगी। कुछ लोगों ने मैट्रिक क्लास में 8th क्लास में वाकई ही जनरल साइंस पढ़ी होगी। जनरल साइंस का मतलब है कि वो साइंस की तमाम शाखें या साइंस की तमाम ब्रांचेस को उन्होंने अमूमी तौर के ऊपर डिस्कस किया था। वो साइंस की ब्रांचेस कौन सी थी? मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने फिज़िक्स भी पढ़ा कुछ हिस्सा केमिस्ट्री का पढ़ा, कुछ हिस्सा बायोलॉजी का पढ़ा, कुछ हिस्सा कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ा। इस तरह उनकी जनरल साइंस की बुक कंपोज हो गई थी। अब 9th क्लास में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर पढ़ चुके। अब मैट्रिक फिज़िक्स, जिसके बारे में कहते हैं कि फिज़िक्स इज़ द किंग ऑफ ऑल साइंसेस, फिज़िक्स जो है वो तमाम साइंसेस के किंग है। ये किंग किस हवाले से है? इसका स्कोप बहुत बड़ा है। केमिस्ट्री को मखसूस कर देते हैं मैटर के साथ, और मैटर की भी इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ। बायोलॉजी को मखसूस कर देते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। कंप्यूटर साइंस तो वैसे भी कोई फिज़िकल साइंसेस के अंदर नहीं आती, लेकिन जो फिज़िक्स है इसका दायरा कार बहुत बड़ा है। इस दुनिया में मिलने वाले एक रेत के ज़र्रे से लेकर इस पूरी कायनात की कंपोजिशन, ये सब कुछ हमारे पास जो है वो फिज़िक्स के अंदर आती है। मैट्रिक फिज़िक्स आपका मेजर कोर्स है मैथ के साथ इस साल का मैट्रिक साइंस का। एग्ज़ाम में क्या होता है, 85 मार्क्स का पेपर लिया जाता है थ्योरी का, और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल लिया जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, प्रैक्टिकल वाले मामले को और एग्ज़ाम के 85 मार्क्स के पेपर को। उससे पहले मैं ये बात कर लूँ कि साइंस के अंदर 2 मेन ब्रांचेस हो सकती हैं हमारे पास। एक तो फिज़िकल साइंसेस हैं और एक बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। फिज़िकल साइंसेस वो हैं जो कि गैर जानदार जिस्मों की हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस वो हैं जो कि जानदार जिस्मों की हैं। फिज़िकल साइंसेस के अंदर 2 किस्म की साइंसेस हमारे पास मेन आ गई, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। एस्ट्रोनॉमी को भी काफ़ी हद तक इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की भी, फल्कियात की भी बहुत सारी चीज़ें आप फिज़िक्स में पढ़ लेंगे, और एस्ट्रोनॉमी भी फिज़िक्स के में से ही निकलती है। तो फिज़िकल साइंसेस में हमारे पास 2 साइंसेस आ गई, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, जिसकी एक साइंस आप केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अब दूसरी साइंस फिज़िक्स का आप मैट्रिक क्लास में आपका पाला है। किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहने की वजह ये भी है कि एक तो सबसे बड़ा स्कोप है इसका, दूसरी बात ये कि जो क्वीन ऑफ साइंसेस कहलाती है मैथमेटिक्स, उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल, उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन जो है वो फिज़िक्स के अंदर है। तो फिज़िक्स पढ़ने से पहले मैं 2 बातें जो आप लोगों के जहन नशीन कराना चाहता हूँ मैट्रिक साइंस के स्टूडेंट। उसमें से पहली बात तो ये है कि फ़िज़िक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। तो फिज़िक्स को समझने के लिए जितना पढ़ा जाए, जितनी नॉलेज हासिल की जाए वो कम है, क्योंकि फ़िज़िक्स आपको दुनिया के अंदर, क्या कायनात के अंदर हर जगह पे नज़र आएगी इसकी एप्लीकेशंस। जब इसकी एप्लीकेशंस हर जगह पे नज़र आएंगी तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें जो आज से पहले आप देखा करते थे अपने आसपास, और शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत से लोगों ने नहीं सोचा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब आप अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगना शुरू होगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अब पता लगना शुरू हो गया है। इसके पीछे जो रीज़न है वो मुझे समझ में आना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने फ़िज़िक्स का मुतालिक इल्म हासिल करना शुरू कर दिया होगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस साल फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद अलीगढ़ कॉलेजिएट में, और कम से कम मुझसे फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद बहुत से लोगों का ज़िंदगी के अंदर ये पैशन सेट हो जाए कि हम फ़िज़िक्स के अंदर आगे पढ़ाई हासिल करेंगे, फ़िज़िक्स के अंदर बैचलर करेंगे, फ़िज़िक्स के अंदर मास्टर्स करेंगे। और ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है मेरे पास
जिन्होंने इन मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स की क्लासेस से मुतासर होकर अपनी ज़िंदगी के अंदर कैरियर का, जो प्रोफेशन का और जो उनकी ज़िंदगी का इल्म हासिल करने का मज़ीद काम था, उन्होंने फ़िज़िक्स को इंतखाब किया, क्योंकि वो फिज़िक्स जिससे वो बहुत डरा करते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी समझ में बहुत अच्छी आने लग गई और वो उसकी बुनियादी चीज़ को समझ गए कि हमें क्या करना होगा। तो इंशाअल्लाह आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फ़िज़िक्स को जो है वो अपना आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए जो है वो आगे की स्टडीज़ के लिए जो है वो चूज़ करेंगे। जो चीज़ें आपने फ़िज़िक्स में हमने पढ़नी हैं उससे पहले फ़िज़िक्स की एक बुनियादी तारीफ़ है, बेसिक तारीफ़ है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेसिक तारीफ़ भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जो मैटर और एनर्जी का इल्म है वो फ़िज़िक्स में आता है, और मैटर और एनर्जी की जो इंटर कन्वर्जन है वो भी फ़िज़िक्स में आती है। इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर मैटर और एनर्जी के अलावा है क्या? हर वो चीज़ जिसको हम देखते हैं वो मैटर है, और हर वो चीज़ जो हमको दिखाई नहीं देती आम तौर पे एनर्जी होती है। आम तौर पे हर वो चीज़ जो हमको दिखाई नहीं देती, हरारत हमको नज़र नहीं आती कि चाय का मग गर्म हो रहा है, नज़र नहीं आती। चाय का मग नज़र आता है और हरारत नज़र नहीं आती। ये पंखा चल रहा है, ये लाइट जल रही है, तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, हमको नज़र नहीं आती। एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो कायनात के अंदर अगर कुछ चीज़ नज़र आ रही है तो वो मैटर है। मैंने इस मार्कर को हाथ लगाया, मैंने इस बोर्ड को हाथ लगाया, मैंने इस पंखे को हाथ लगाया, मैंने इस लाइट को हाथ लगाया, मैंने इस दीवार को, दरवाजे को हाथ लगाया, हर चीज़ मैटर है। हर वो चीज़ जो हमने बहुत शुरू की क्लासेस में पढ़ी थी ना, एनीथिंग विच हैज़ वेट, जिसका वज़न हो, ऑक्युपाइज स्पेस, जगह घेरती हो, एंड कैन बी फेल्ट, और महसूस की जा सकती हो, वो मैटर है। उसके बाद क्या बच गया? जो नज़र नहीं आती हो, जो जगह नहीं घेरती हो, जो नज़र नहीं आती हो, फील नहीं होती हो, वो एनर्जी है। और फिज़िक्स नाम है मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ने का। तो इसका मतलब है सोचिए कि फ़िज़िक्स का स्कोप कितना बड़ा है, फ़िज़िक्स में क्या कुछ पढ़ना है। और फिर कभी कभार ऐसा कि मैटर एनर्जी में बदल गया और एनर्जी मैटर में बदल गई, ये भी फिज़िक्स में पढ़ना है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी को चलाया, 2 दिन 3 दिन गाड़ी चलती रही, पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी रुक गई। गाड़ी में पेट्रोल डाला था, मैटर था, पेट्रोल लिक्विड था, मैटर की एक स्टेट है लिक्विड, और वो पेट्रोल कन्वर्ट हुआ एनर्जी के अंदर। गाड़ी में एनर्जी इस्तेमाल हुई चलने में, मैकेनिकल एनर्जी, गाड़ी मूव कर रही थी, तो पेट्रोल कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर, यानी कि मैटर कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और जब वो मैटर ख़त्म हो गया तो एनर्जी भी बनना बंद हो गई। ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। कुछ सिंपल है, कुछ पेचीदा हैं। लेकिन जब भी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कितने मैटर से कितनी एनर्जी बनेगी, किस असूल के तहत मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, किन फॉर्मूलों से उसको गवर्न किया जाएगा उस कन्वर्जन को, वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो डिवाइसेस किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं, किन असूलों के तहत बनाई गई हैं, सब कुछ फिजिक्स में आ जाएगा। मैटर भी, एनर्जी भी, और मैटर एनर्जी का इंटर कन्वर्जन भी। तो मैं जब आसान अल्फाज में बोलता हूँ ना कि फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, इस कायनात के अंदर हर चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब भी फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, अच्छा जी, हमारा बुक जो है, हमारी जो बुक है, हमारा कोर्स क्या है और हमारा कोर्स किस तरीके से होगा। हम यहाँ पे फिज़िक्स की तकरीबन सारी मेजर ब्रांचेस पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास के अंदर। फिज़िक्स की मेजर ब्रांचेस सारी की सारी पढ़ लेंगे, और फिर अगले 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर इसी कोर्स को तफसील से 2 सालों में तोड़ के पढ़ेंगे। बात बहुत परेशान कुन भी है और बात बहुत मज़ेदार भी है, आसान भी है। आसान किस लिहाज से या मज़ेदार किस लिहाज से कि यार मैं फ़िज़िक्स की सारी ब्रांचेस पढ़ने वाला हूँ। मैं जब मैट्रिक क्लास का कोर्स पढ़ूंगा तो मुझे फ़िज़िक्स की छोटी मोटी तमाम चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक मेरे हाथ से गुजर जाएंगी। ये जो बुक दी हुई है इसमें जो 19 चैप्टर हैं, ये पूरी फ़िज़िक्स को कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 तक। और परेशान कुन बात यह है कि जो फिज़िक्स में मैट्रिक क्लास में पढ़ूंगा अगले 2 साल यही पढ़नी है, तफसील में पढ़नी है। अगर मैट्रिक अच्छी नहीं गुजरी और अगर मैट्रिक का कोर्स ढंग से नहीं पढ़ा तो अगले 2 साल की फ़िज़िक्स के साथ क्या होने वाला है।
कोशिश करके भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो बेस बननी है वो इस मैट्रिक में बननी है। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे इतनी तवज्जो हासिल कर सकूं और आपकी इतनी अटेंशन नरमी से, सख्ती से काम की तरफ मबजूल करा सकूं कि जो अगले 2 साल आने वाले हैं उसमें आपको परेशानी ना हो। ये साल तो गुजर ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो मैं आपके साथ रहूँगा। उसके बाद अगर आगे साइंस पढ़ने का इरादा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो फिज़िक्स लाजमी पढ़नी पड़ेगी, और वो फिज़िक्स इसी फिज़िक्स से उठ के बनेगी। जो भी टीचर पढ़ाया करेगा बोलेगा ये तो आपने मैट्रिक में पढ़ा था ना, चलो इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत याद आएगी मैट्रिक की फ़िज़िक्स। तो मैट्रिक की फ़िज़िक्स बड़ी बुनियादी नौइयत की है, जो कुछ इसमें सीख लेंगे वो आगे 2 साल में काम आना है। तो ये परेशानी की बात यह है कि हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके अंदर किसी किस्म की कसर नहीं छोड़नी है, वरना तो अगले 2 साल भी जो है वो समझ में नहीं आने वाला है काम, क्योंकि वो इसी कोर्स का आगे की तरफ मामला है। हमारी जो बुक है उसको 19 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैं उन 19 चैप्टर्स के नाम के साथ तरतीब आपके सामने खींचूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी तो आप किसी चैप्टर का नाम ही नहीं जानते। अभी तो बुक सामने रखेंगे और मैं बोल रहा हूँ उस चैप्टर आप कर लेंगे। लेकिन जो एक बात मैं आपको उसके लिहाज से बयान कर दूँ वो ये है कि सारी ब्रांचेस फ़िज़िक्स की इस साल में डिस्कस हो जाएंगी। तो 19 चैप्टर में फ़िज़िक्स का सारा काम डिस्कस होना है। चंद दिनों में जब आप फिज़िक्स का मामला समझना शुरू हो जाएंगे, और ख़ास तौर पे पहला चैप्टर जिसमें ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, तो मैं आपसे फिर 1 बाय 1 हर चैप्टर के बारे में बात करूँगा। फिर मैं आपसे बात करूँगा कि बुक में तुम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ चुके हो, तो अब आगे जो ब्रांच आने वाली है वो इस चैप्टर में डिस्कस हो रही है, तो अब ये नाम, ब्रांच का नाम और चैप्टर का नाम बताओ, मैच कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले चैप्टर में पढ़ के छोड़ी थी। बोर्ड में पेपर कैसा आता है? बोर्ड में मैट्रिक फिजिक्स का पेपर 85 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 19 मार्क्स के MCQs होते हैं। जैसे 9 केमिस्ट्री के अंदर भी देखते रहे कि भाई पहला सेक्शन है, कंपलसरी सेक्शन है MCQs का, शुरू के आधे घंटे में पेपर मिलेगा और उसमें ये MCQs सॉल्व करके देने होंगे, टिक मार्क करने होंगे सही ऑप्शन। 19 MCQs होंगे, बाकी बच गया 66 मार्क्स का पेपर। 66 मार्क्स के पेपर के अंदर से 44 मार्क्स शॉर्ट वाले में आ जाएंगे और 22 मार्क्स लॉन्ग वाले में आ जाएंगे। मैं बोर्ड पे आपके सामने थोड़ा काम लिखूंगा और ये काम जो है वो रजिस्टर के अंदर आपको कॉपी करना है, ठीक है। एग्जाम का पेपर सेक्शन ए, जैसे मैंने कहा कि MCQs 19 मार्क्स का हिस्सा होता है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे सवाल वैसे ही ये नाम लिखे हुए, इन लॉ के स्टेटमेंट लिखे। मैं एग्जांपल 9th क्लास की दूंगा आपको, 9 केमिस्ट्री की, क्योंकि वो आपकी समझ में ज़्यादा बेहतर आएगी ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, हेसेस लॉ है, लॉ ऑफ मास समीशन है, इस तरह से मुतालिक लॉज आपने पढ़े होंगे, इनके स्टेटमेंट लिखे हैं। डेफिनेशन है, वैलेंसी है, रेडिकल है, हाइड्रोलाइसिस है, न्यूट्रलाइजेशन है, किसी 5 की डेफिनेशन लिख दें। यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बारे में बता दें, यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दें, कूलम क्या होता है, फेरेड क्या होता है, इस तरह की डेफिनेशंस। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो 9 केमिस्ट्री का मैट्रिक फिजिक्स में आपको मिलेगा, वो बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि मैट्रिक फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स है। क्योंकि जब आप मैटर और एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि फॉर्मूलों से गवर्न नहीं हो रही हो, जिसमें ये नहीं पता लग रहा हो कि मैट्रिक फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें ये ना पता लग रहा हो कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई कितनी हुई है। तो उसके अंदर मेजरमेंट ज़रूर इन्वॉल्व होगी, और जब मेजरमेंट ज़रूर इन्वॉल्व होगी तो फिर लाजमी तौर के ऊपर फॉर्मूले न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होंगे, और जब न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होंगे तो वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे भी ज़रूर। 10 सवाल करने हैं सेक्शन बी के अंदर, 40 मार्क्स का हिस्सा है। 2 सब सेक्शन बना देते हैं इसके, 2 सब सेक्शन बना देते हैं। सब सेक्शन ए समझ लीजिए पार्ट 1, और सब सेक्शन 2 समझ लीजिए पार्ट 2। इसमें क्वेश्चंस होते हैं
8 सवाल होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये चॉइस है। ठीक है, हर सवाल जो है वो 4 नंबर का होता है, तो 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए। और बिल्कुल इस तरह से इधर न्यूमेरिकल्स होते हैं। कोई बच्चा बच नहीं सकता न्यूमेरिकल से कि मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करूँगा। हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है। 9 केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि 2 या 3 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल होंगे, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है। और 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल इम्तहान में आ रहा है, और हर बच्चे को 5 न्यूमेरिकल मस्ट करने हैं। 20 नंबर का ये हिस्सा हो गया। तो ये 40 नंबर का सेक्शन बी जो है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सेक्शन सी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का है, पेपर में रह कितना गया, 19 मार्क्स का हिस्सा हो गया है, 40 मार्क्स का हिस्सा हो गया, 22 मार्क्स का हिस्सा रह गया है। ये 22 मार्क्स का हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल करने होते हैं, हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं। 13 नंबर का एक सवाल हो गया। इस तरह मिला के 2 सवालों से 26 नंबर बन जाएंगे। ये हिस्सा 26 नंबर का होता है, 26 मार्क्स का। 19, 40, 26 मिला के होगा 85। ये 85 मार्क्स का मेरा पेपर है। 13 के 2 सवाल करने होते हैं। हर सवाल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट। 6.5 नंबर का या 6.5 मार्क्स का ए पार्ट, तो ये डिस्क्रिप्टिव हुआ ना। अब तफसील में लिखना होगा जवाब। 6.5 का सेकंड पार्ट मिला के हो गया 1 सवाल। इस तरह के 2 सवाल करने हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा जी। ये सवाल जो आते हैं ए और बी पार्ट में डिस्क्रिप्टिव है। फला काम पूरा का पूरा लिख दीजिए। फला काम डेरिवेशन है, पूरी डेरिवेशन कर दीजिए। मैथमेटिकल स्टेप्स है, 2 पेज का काम है। थ्योरी कमी आती है, इतनी लंबी थ्योरी के 2 पेज की 3 पेज की थ्योरी लिखनी हो। फला फार्मूला ड्राइव करना है, डेरिवेशन है, 2 पेज की है, पूरा कर दीजिए। फला इक्वेशन ड्राइव करनी है, फला नतीजा निकाल के देना है, किसी कानून की मदद से, किसी लॉ की मदद से वो नतीजा निकाल के दे दीजिए। ठीक है, तो ठीक है। देखिए, फिजिक्स का एक कारनामा आपने और देखा, ये माइक निकल गया था, अभी माइक वापस आ गया। ये भी फिजिक्स का कारनामा है। सही है, आ जाओ काम की तरफ वापस। डेरिवेशन का काम ज़्यादा होगा, न्यूमेरिकल का काम ज़्यादा होगा। हर वो आदमी जो मैथ्स में अच्छा है बड़ा खुश रहेगा मैट्रिक में। एक तो पूरा 100 मार्क्स का मैथ का पेपर है, और फिर 100 मार्क्स का फिजिक्स है। उसमें प्रैक्टिकल में भी न्यूमेरिकल या मैथ इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे भी मैथ इन्वॉल्व है। तो 100 मार्क्स का मैथ और 100 मार्क्स का ही है। और जो मैथ के अंदर कमज़ोर है वो उतना ही परेशान रहेगा मैट्रिक के अंदर। उसके लिए फ़िज़िक्स पढ़ना और मैथ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अब 9 क्लास तो कर चुके और अब मैट्रिक में आ चुके हैं। 9 क्लास में तो कुछ मैथ से आपका पाला ही नहीं पड़ा, आपका मैथ से पाला ही अब पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अब जो मैथ से आपका पाला पड़ने वाला है, तो एक तो ये बात हो सकती है कि आप जो है वो परेशान रहें पूरे साल, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप ये बोले कि मैं मैथ को कबूल करूँगा और मैथ से परेशान नहीं होऊंगा। हम आपको मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास का भी बड़ा बुनियादी लेवल से स्टार्ट करवाएंगे। हम आपसे नहीं बोलेंगे ये तो तुम 5 में पढ़ के आए थे या 6 में पढ़ के आए थे। हाँ, 4 क्लास को दोबारा से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हम एलसीएम निकालना भी दोबारा सिखा देंगे, लेकिन हम 10 तक के टेबल जो है ना वो याद नहीं करवाएंगे। हम बड़ी बुनियादी लेवल से मैथ पढ़ाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इरादा बनाने की ज़रूरत है कि जो गलती अगर मैंने पहले कभी ज़िंदगी में करी है, जो लापरवाही मैंने पहले कभी करी है, और जिस तरह मैं अगर कभी मैथ के काम में पहले डरता रहा हूँ, तो अब मुझे डरना नहीं है, मुझे लापरवाही नहीं करनी है और वो गलती रिपीट नहीं करनी है। आपका सिर्फ ये काम है कि आप वो इरादा कर लें। आपको मैट्रिक फिजिक्स के मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि मैट्रिक फिजिक्स में जब मैथ का हिस्सा है, और ख़ुद मैथमेटिक्स के काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हम आपकी बेस को भी सही करने की कोशिश करेंगे, जो स्कूल में ख़राब रह गई या आपकी गलती कैसे ख़राब रह गई। लेकिन अगर आप वो गलती रिपीट करते तो फिर ना हम आपको मैट्रिक का मैथ सिखा सकते हैं,
कुछ बुनियादी चीज़ें होंगी जिसको मैं आपसे वीडियो के अगले हिस्से में जिससे आपसे बात करूँगा कि उन बुनियादी चीज़ों को सही करना ज़रूरी है। लेकिन मैट्रिक फिजिक्स में डरे मत मैथ से, सिर्फ एक इरादा अपने अंदर पैदा कर लें कि मैं ये कर सकता हूँ। जितने लोग करेंगे ना, और जब आप क्लासेस में आएंगे, अभी वैसे लेक्चर में भी जिक्र होता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद स्टूडेंट्स अलीगढ़ के रिकॉर्ड के ऊपर हैं, इस मैट्रिक की क्लास में है, अल्हम्दुलिल्लाह इस टीचर के रिकॉर्ड के ऊपर है जिनके फिज़िक्स के अंदर 85 में से 85 नंबर है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी आपको, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इरादा करना है कि मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने कभी पहले करी, और ये इरादा करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जितने लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना, मेरी क्लास में बैठे हुए कर रहे हैं, जो टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनकी उम्र, जिनकी अकल, जिनका एक्सपोजर सब मेरे बराबर है। तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनको भी अल्लाह ताला ने उतनी ही सलाहियत, उतनी ही वक्त के साथ, उतनी ही अकल के साथ नवाजा है जितना मुझे नवाजा है। और मेरे वालिदैन भी मेरे लिए उतने ही अच्छे जज्बात रखते हैं और उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे के वालिदैन उसके साथ टाइम लगा रहे हैं। तो मैं वो क्यों नहीं हूँ। तो अगर आपका ये इरादा होगा तो फिर आप वही होंगे जिनके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये काम जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिजिक्स का रजिस्टर बना लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्टर बनाना है और किन बातों का ख्याल रखना है। फिजिक्स का रजिस्टर बना लीजिए, ये उसका पहला पेज का काम है। शुरू के 2 पेज छोड़ दीजिएगा, शुरू के 2 पेज छोड़ दीजिएगा, और उन 2 पेजेस को छोड़ने के बाद तीसरे पेज के ऊपर ये मैट्रिक फिजिक्स का एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, और एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बाद इसको तरीक़ेकार के साथ उतारना है। अगले चंद दिनों के अंदर व्हाट्सएप में ग्रुप बन के आपकी जो मैट्रिक की क्लास है नई, अभी तो आप पुरानी 9th क्लास में ऐड हुए हुए ना, तो वहाँ पे मैसेजेस आते हैं। आपकी नई मैट्रिक की फिजिक्स की क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो मैं क्लास में काम दिया करूँगा, मैं डिमांड किया करूँगा कि आज मैंने बोर्ड पे ये काम कराया, इस वीडियो के ब्रॉडकास्ट होने के आधे घंटे बाद ये काम रजिस्टर में हुआ मुझको तस्वीर खींची हुई व्हाट्सएप मैसेज पे चाहिए है। तो पहले से ये इरादा बना लें और पहले से ये तरीका बना लें कि हमने ये लेक्चर देखना है, तो उसके साथ अब रजिस्टर खोल के बैठना है। जहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई उस दिन का काम मुकम्मल करना है, क्योंकि वो आधे 1 घंटे में सर मांगेंगे। समझे? ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने बोला था कि मैं एक अगले हिस्से के अंदर एक बात आपसे जनरल बात डिस्कस करूँगा। बेशुमार स्टूडेंट पढ़ के जा चुके, अपनी बात करूँ तो 20 ईयर्स से फिज़िक्स की टीचिंग कर रहा हूँ, और एज ए फाउंडर प्रिंसिपल होते हुए मैनेजमेंट साइड से भी वाकिफ़ हूँ और फिज़िक्स की टीचिंग से भी वाकिफ़ हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, चूँकि मैनेजमेंट साइड पे भी हूँ, लिहाजा उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात होती है और उनके पेरेंट्स के साथ जो है मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। आपके पेरेंट्स जो है ना, सबके पेरेंट्स वो बहुत मेहनत करते हैं आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, और उनके बहुत सारे ख्वाब हैं जो आप लोगों के साथ एसोसिएट हुए हैं। इस तरह के हालात में भी, माशी तौर पे भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, समाजी तौर पे भी, वो आपको क्लासेस के लिए इनरोल करवा चुके हैं। वो आपके बारे में ना, दुनिया में वो लोग हैं आपके पेरेंट्स जो सबसे अच्छा सोचते हैं, और आपके पेरेंट्स आपको कभी भी ये नहीं चाहते कि आप किसी भी हिसाब से, किसी भी महाज पे लेट डाउन हो। वो आपकी हर ज़रूरत का हत्तोल इम्कान ख्याल करते हैं। ये मैं इस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि मैं इतने पेरेंट्स से कि अगर मैं 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ तो मैं 20,000 पेरेंट्स से मिला हूँ, और मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि मुझे कोई पेरेंट ऐसा नहीं मिलता या मिला कि जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना नहीं चाह रहा हो, और अगर नहीं चाहेगा वो पेरेंट तो मेरे पास क्यों आएगा। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि चूँकि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, हमको इतनी सहूलत फराहम कर रहे हैं,
तो हम अपनी पूरी हिम्मत या अपनी पूरी मेहनत करके उनको नतीजा फराहम करें। 3 चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी अच्छे तालिब इल्म के लिए, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है। उसमें से पहली चीज़ जो है वो है अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस ख़राब है, आप कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते, कभी भी ऐसे स्टूडेंट में शामिल नहीं हो सकते जो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आता हो। कुछ लोग आते हैं ना, उनको बहुत डिफरेंट किस्म का गुरूर होता है। वो बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम में हम लोग नए आए हैं, हम लोगों ने पहले कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, ओ लेवल्स करके आए हैं, अब हमने इंटर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और हम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और हमारा लेवल तो बड़ा अच्छा है। हमको कोचिंग छुट्टी भी मार लेते हैं, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन कोचिंग जाते हैं, 4 दिन कोचिंग जाते हैं, तो ये सही है, हम इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। आखिर में वो गुरूर जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है साल के आखिर में। जो लोग अलीगढ़ से पहले वाक़फ़ियत रख चुके हैं, अलीगढ़ में पहले पढ़ चुके हैं, उन सबको मालूम है कि अलीगढ़ बड़ा इंसिस्ट करता है कि आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। जिस आदमी की अटेंडेंस अच्छी होगी, वो अगर उसका ज़हनी मेयार थोड़ा कम भी होगा ना, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं भी होगी ना, तो वो उस बुनियाद के ऊपर उस कमी को पूरा कर लेगा कि वो क्लास में बैठा हुआ था और उसने क्लास के अंदर लेक्चर को समाअत किया है, देखा है, और उसने बसरी तौर के ऊपर सुनने के तौर पे उस लेक्चर को अपने अंदर उतारा है। तो जो जहन होगा ना, जो उसने बैठ के कॉपी में याद करना था, किताब में रट्टा लगाना था, वो अगर हिस्सा कमज़ोर भी था ना, तो उसकी बसरी और समई सलाहियत ने उसको एड फराम करी और वो उस बुनियाद पे इम्तहान में कुछ अच्छा करने के काबिल हो जाता है। अटेंडेंस अच्छी रखनी है। टेस्ट, दूसरी चीज़, सीरियस होकर टेस्ट देने। कोचिंग का हर टेस्ट, उर्दू से लेकर फिज़िक्स तक, सारे सब्जेक्ट्स का 15 नंबर का, 20 नंबर का, पीरियोडिक और 25-30 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम आपका नहीं ले रहे होते। टारगेट क्या है? बोर्ड के इम्तहान। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, मुझे उनको ये बात कुछ बातें रिमाइंड करवा रही होंगी जो मैंने पहले क्लासेस में उनसे करी है। टारगेट इम्तहान का ये 15-15 नंबर का टेस्ट आपको तैयार कर देगा। उसके लिए पूरी मैट्रिक गुजार के आए हैं, इम्तहान के अंदर देखें, इम्तहान के ज़माने में देखें कितने मुतमईन थे, क्योंकि वो 15-15 नंबर के टेस्ट ने पूरी किताब याद करवा दी थी। पूरी 9 केमिस्ट्री गुजार के आए हुए हैं, पूरा 9 का साल गुजार के आए हुए हैं। मुताला पाकिस्तान सिंधी से लेकर केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोलॉजी तक 15-15 नंबर के टेस्ट ने पूरी किताब याद करवा दी थी। टेस्ट सीरियस होकर दीजिए, हर टेस्ट को सीरियस समझिए, उसमें नंबर लेके आइए, उसमें कारगुजारी अगर अच्छी होगी, हम पहले भी शेयर कर चुके हैं नोटिस बोर्ड पे, एक स्टूडेंट की बोर्ड के इम्तहान में 89% आई। ये वही बच्चा था जिसने पूरे साल हर महीने, जनवरी, दिसंबर, हर महीने की रिपोर्ट कार्ड 89% की, 90% की कोचिंग से ले के आता था। जो कारगुजारी यहाँ पे दिखाएंगे वो रिपीट होगी बोर्ड के अंदर। टेस्ट को सीरियस होकर दीजिए। तीसरी चीज़, रजिस्टर, काम को फेयर करने का तरीका। 250 पेजेस का फिजिक्स का रजिस्टर बनेगा, बना लीजिए 250 पेजेस का फिजिक्स का रजिस्टर। वाइट कवर चढ़ाइए, अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए, अपना कोचिंग का नाम लिखिए, बताइए रजिस्टर किस टीचर से बिलोंग कर रहा है, मैं किस टीचर के ग्रुप में हूँ, सर मुजम्मिल की क्लास में हूँ, सर मुजम्मिल के सेक्शन में हूँ। उसे प्लास्टिक कवर चढ़ाइए, शुरू के 2 पेजेस छोड़ दीजिए, तीसरे पेज से काम स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया। जो काम फिजिक्स का है मैं पाबंद कर दूंगा आपको कि मैं उस काम को उसी दिन आपसे वसूल करूं, लेकिन अगर केमिस्ट्री का है और मैथ का है और किसी और सब्जेक्ट का है, अपने आप को पाबंद बना लीजिए कि ये काम मैंने उसी दिन करना है, क्योंकि एक मरहला सीखने का होता है ना। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये थोड़ी है कि वो चीज़ मैं आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए सिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपका ज़िंदगी का एक तरीक़ेकार बयान कर रही है जो मैंने आपको सिखा दिया। आपको उसको हर चीज़ पे अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। जब मैं अपने सब्जेक्ट की अटेंडेंस की बात करूं तो समझे कि मैं आपको रेगुलर बनाना चाहता हूं, तो वो हर सब्जेक्ट में, जब वो क्वालिटी आप में पैदा हो जाएगी तो आप हर सब्जेक्ट में रेगुलर होंगे।
जब मैं काम को रजिस्टर में मुकम्मल करने की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि हर सब्जेक्ट का काम इस तरीके से होगा। जब मैं बात करूं कि टेस्ट को सीरियस होकर देना है तो सिर्फ फिजिक्स में मेरी डांट या मेरी मार या मेरे किसी खौफ से ऐसा नहीं करना है, फिर हर सब्जेक्ट के टेस्ट को सीरियस होकर देना है, क्योंकि यह आपके फ्यूचर का सवाल है। इस बात का सवाल है कि आप अपने आप को अहल साबित करें कि मैंने जो फैसला किया है साइंस पढ़ने का, मैं उसका अहल हूँ, और वो उसी वक्त होगा जब आपका नतीजा आएगा और आप आगे साइंस की किसी फैकल्टी के अंदर अच्छे लेवल पे दाखिला ले सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी डिपार्टमेंट में। काम रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल करना है, होमवर्क रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल करना है, उनके इश्यूज़ को पेंसिल से या कागज़ का किनारा मोड़ के पॉइंट आउट करना है कि ये इशू हैं। सर की जब क्लास होगी, सर से जब मुलाकात होगी कोचिंग के अंदर या जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स में, सर से ये सवाल करने हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, आपने ये काम करवाया था। अगर ये चीज़ें अपने मामूल का हिस्सा बनाएंगे, सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे हो जाएंगे। ऑनलाइन के अंदर शिकवा नहीं रहेगा कि हमारी समझ में काम नहीं आ रहा था। लेकिन अगर रात को सोते वक्त जब दुनिया के सारे काम हो जाएं और दिमाग थका हुआ हो तो 11 बजे ये सोचेंगे, 12 बजे ये सोचेंगे कि आज लेक्चर पोस्ट हुआ होगा, उस लेक्चर को बैठ के देखते हैं, और उस लेक्चर के बीच के अंदर भी वाईफाई के ऊपर नज़र जमी हुई होगी, या उस लेक्चर के बीच में भी दिमाग इस तरफ लगा हुआ होगा कि फ़लाँ दोस्त का फ़ोन आने वाला है, या फ़लाँ दोस्त ने टाइम दिया हुआ है, या घर में टीवी पे क्या चल रहा है, या फिर दिमाग जो है वो पूरी दिन का थका हुआ और आंखें नींद से बोझल हो रही होंगी और इंतज़ार होगा कि ये 30 मिनट्स की वीडियो सर की ख़त्म हो किसी तरीके से और मैं सोने जाऊँ। तो फिर तो ऑनलाइन के अंदर यही शिकवा रहेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा था। अटेंशन, मैं आपके साथ 30 मिनट्स ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो मैं 30 मिनट्स कोई और काम नहीं कर रहा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा निकाल के मैंने आपके नाम कर दिया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब 30 मिनट्स की टीचर की सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हों तो कोई और काम उस वक्त नहीं आएगा। अगर कोई और काम उस वक्त आएगा तो फिर याद रखिए कि शिकवा बाकी रहेगा कि सर ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा था। हम ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन की एग्जाम्पल इतनी अच्छी सेट हो कि आपको मज़ा आए, बरखिलाफ़ उन लोगों के जो पूरी दुनिया में ये शिकवा कर रहे हैं कि ऑनलाइन में ये मसले हैं, ऑनलाइन में वो मसले हैं। हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास सिग्नल सही नहीं आते, हमारे पास आवाज़ अच्छी नहीं आती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो कि लाखों रुपए 6 महीने की फ़ीस देते हैं, उनके ये शिकवे हैं। मैं चाहता हूँ अलीगढ़ के बच्चे को ये शिकवा नहीं हो। जो हमारे एंड के ऊपर है हम उसको दूर करने की हद इम्कान कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी लेवल पे अच्छी से अच्छी ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जामिन करेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट चाहिए उसके अंदर, क्योंकि समझना आपके एंड के ऊपर है। मैं अगर ये लेक्चर ब्रॉडकास्ट करता हूँ, 40 बच्चों की क्लास है, 35 बच्चे ये बोलते हैं सर समझ में आ गया, 5 ये बोलते हैं जी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप बताइए मैं किस आदमी को इसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? उन 35 को कि तुम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे हो कि समझ के बैठ गए, या उन 5 को बोलूँगा कि भाई बाकी 35 से सबक हासिल करो, तवज्जो ध्यान करो। लाजमी तौर पर उन 35 को तो ये नहीं बोलूँगा ना कि तुम एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे हो, समझ गए, क्यों समझ लिया पहली बार में। लेकिन बात यह कि सर के काम में इतनी गहराई और सर के काम में इतनी डेप्थ मौजूद थी कि वो समझ में आ सकता है अक्सरियत के 90% के। तो क्यों हम उस 10% में लाई करते हैं कि जिसकी समझ में नहीं आए? हमारे वालिदैन भी उतनी ही फ़ीस देते हैं, हमारे पास भी अल्लाह ने उतनी ही अकल, उतनी ही उम्र, उतनी ही तजुर्बे और उतनी ही जो है वो सलाहियत से नवाजा है कि हम उस चीज़ को समझ सकते थे। इस लेक्चर के साथ जो कि यूट्यूब पे आपको मिलेगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हुआ करेगी, जो कि सिर्फ उसी वक्त नज़र आएगी लाइव स्ट्रीमिंग अगले आने वाले वक्त में। 3 बजे के बाद अगर लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है तो वो 3 बजे ही नज़र आया करेगा। 5 बजे लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है तो 5 बजे ही यूट्यूब पे डायरेक्ट लिंक पे नज़र आएगा, 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। मिस हो गया तो मिस हो गया। कुछ लोगों की आसानी के लिए हम 2 दिन बाद उसको ऑफलाइन अपलोड कर देंगे ताकि वो देख सके, लेकिन 2 दिन गुजर जाएंगे उनके। तो अपने रूटीन को सेट करना है। कोचिंग का जो टाइम 3 से 5 अगर आपको दिया गया है या 5 से 7 आपको दिया गया है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको पढ़ने का टाइम बना लेना है अपना।
लेक्चर आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो बाकी 1.5 घंटा है वो पढ़ने का टाइम है। ये नहीं है कि वो आधे घंटे का लेक्चर देख के मैं 3:30 बजे भाग लिया करूँगा, उससे मुतालिका काम मैं उसी सेटिंग में निपटा दिया करूँगा। आप वाकई कभी ये शिकवा नहीं करेंगे कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, आपको मज़ा आने लगेगा ऑनलाइन में। इसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आपको मालूम है, आप लोग पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसमें अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, लेक्चर से मुताल्लिक क्यूरीज, सब्जेक्ट से मुताल्लिक क्यूरीज जमा करेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे। किसी दिन का कोई मसला उसमें डाल सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। इसके साथ एक अलीगढ़ की वेबसाइट चल रही है, हम सबको मालूम है अलीगढ़ की वेबसाइट चल रही है www.aligarhcollegiate.org/online। उसका आईडी पासवर्ड मिलेगा आप लोगों को, कुछ लोगों के पास होगा, लेकिन अब वो नई क्लास में प्रमोट होगा तो पुरानी क्लास का काम उनके काम का नहीं होगा। आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसका आईडी पासवर्ड आपका स्टूडेंट कोड है, वो आईडी है, और उसका पासवर्ड आपके फादर का CNIC नंबर है डैश के साथ, जो आपने कोचिंग में सबमिट करवाया फॉर्म में। आपके टेस्ट वहीं पे हुआ करेंगे, आपकी डेली अटेंडेंस वहीं पे मार्क हुआ करेगी, आपको असाइनमेंट वहीं से मिला करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग वहीं से मिला करेगी। आपको रोज़ाना उस वेबसाइट पे जाना है, अनाउंसमेंट्स वहाँ पे देखनी है, इवेंट्स वहाँ पे देखने हैं, टाइम टेबल आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है, पूरे महीने का शेयर कर दिया गया है, सारे टेस्ट का बता दिया गया है। कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग होगी कि टेस्ट कैसे होंगे, कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग होगी तो उनकी नई ट्रेनिंग की वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगी। बाकी लोगों को पता है टेस्ट कैसे होने हैं, असाइनमेंट्स कैसे मिलने हैं, होमवर्क कैसे होना है। फिजिक्स का मैं पर्टिकुलरली बता चुका कि मैं उस दिन का काम उसी दिन व्हाट्सएप पे ले लूँगा, उसी दिन रजिस्टर की तस्वीर खींची हुई लूँगा आपकी। अटेंडेंस वेबसाइट के ऊपर मार्क होगी, हम अटेंडेंस को दूसरे तरीके से जज कर रहे होंगे, हमें मालूम होगा कि आपने अपने आईडी पासवर्ड से कितने बजे लॉगिन किया है और आप कितने बजे तक लॉगिन रहे हैं। हम जो आपको प्राइवेट वीडियोस भेजते हैं, हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड होता है कि ये वीडियो कितने बजे देखी गई है, और 5 मिनट की देख के छोड़ दी गई है या पूरे 30 मिनट की देखी गई है, फॉरवर्ड कर करके प्ले की गई है या स्मूथली प्ले की गई है, कितनी बार देखी गई है। तो अटेंडेंस डिफरेंट तरीके से मैनेज की जाएगी, और वो महीने के आखिर में आपकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर इंस्टॉल करके आपके पेरेंट्स को SMS भी की जाएगी, और अगर जो है वो जब कोचिंग खुल जाएगा तो फिज़िकली पेपर हमेशा की तरह आपके हाथ में फोल्डर की शक्ल में भी दी जाएगी। तो जो वेबसाइट है उसके ऊपर कंटिन्यूस जाना है, अटेंडेंस भी वहीं पे मार्क करनी है, अनाउंसमेंट्स भी वहीं पे देखनी है, और बाकी सब चीज़ें भी उसके बारे में अनाउंसमेंट आ जाएगी, उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट का एड्रेस है और इस वेबसाइट के ऊपर मुझे जाके काम करना है। रोज़ाना की बुनियाद पे काम को रोज़ाना करते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दुआ में याद रखिए कोचिंग को, अपने टीचर को, और ये नया साल के शुरू में, नए साल के आगाज़ में ये वादा कर लीजिए अपने आप से ये अहद कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को हाजिर और नाजिर मानते हुए, अपने पेरेंट्स की खातिर, कि मैंने अगर कभी कोई गलती करी है, कोई सुस्ती करी है, कोई लापरवाही करी है, तो मैं वो अगले साल नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इल्म को हासिल करने में, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस काम को हासिल करने में जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सौंपी है। खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, क्योंकि अगर आपने पक्का यकीन कर लिया और पक्का अपने आप से वादा कर लिया। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, और काम को बड़ा प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि अपनी फ़िज़िक्स की बुक का इंतज़ाम कर लीजिए, और उससे पहले ज़रूरी है कि अपनी जो है वो रजिस्टर का इंतज़ाम कर लीजिए। फ़िज़िक्स का रजिस्टर कैसे बनेगा पर्टिकुलरली मैंने उसके लिहाज बता दिया, आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए वैसे ही रजिस्टर का इंतज़ाम कर सकते हैं। 250 पेजेस मिनिमम रजिस्टर होगा जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए लेना है। आपका मैथमेटिकल वर्क ज़्यादा है और आप मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, आप 300 पेजेस का 350 पेजेस का रजिस्टर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने काम को उसी लिहाज से मैनेज कर लीजिए। ये क्लासेस के अंदर काम आगे बढ़ता रहेगा, और फिर आप जो है उसी तरीके से चीज़ों का फ़ीडबैक जो है वो आपसे लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।